क्या हुआ? नीरज कुछ समय तक यहाँ नहीं आ सकता। फिर आप मेरी मानिए, हम लोग चाचा जी के पास चलते हैं। अगर हम नीरज भैया से मदद ले सकते हैं तो फिर चाचा जी से क्यों नहीं। और वैसे भी हम तो उनसे उधार ही मांग रहे हैं ना। थोड़े दिनों बाद ब्याज के साथ उनकी पाई पाई चुका देंगे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता हमारे पास और कोई रास्ता बचा है इस मुसीबत से निकलने का। अच्छा चलिए, आप इतना जोर दे रही हैं तो चलते हैं कल चाचा जी के पास। अरे प्रीति, आओ ना। भैया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। राधे राधे। आइए अंदर आइए ना। हाँ जी। सूर्यकमल जी बैठिए। बैठ प्रीति। क्या बात है भैया, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? परेशान मैं नहीं प्रीति, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं ठीक हूँ। आप मुझसे छिपा रहे हैं भैया। क्यों जाने दिया आपने भाभी को? क्यों हालात को इतना बिगड़ने दिया कि उन्हें आपको और इस घर को छोड़कर जाना पड़ा? तू कुछ नहीं समझती है प्रीति। मैं सब समझती हूँ भैया, पर आपने भाभी की भावनाओं को क्यों नहीं समझा? उन्होंने आपकी नाराजगी को झेलने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई की बात की भैया। लेकिन आपने, चाहे आप दोनों किसी से कहें या ना कहें, ना आप भाभी से दूर रहकर खुश हैं भैया, और ना ही भाभी। तो यहाँ मुझे यही सब सुनाने आई है ना? वो बात भी मैं करूंगी भैया आपसे, लेकिन आप पहले मुझे बताइए कि आपने ऐसा कैसे होने दिया? ये सवाल तो मेरे मन में भी है विनय भैया। आपको नसीहत देने का कोई अधिकार तो नहीं है मुझे, लेकिन राधिका भाभी यहाँ के रिश्ते से मेरी भाभी लगती हैं और उनके पीहर के रिश्ते से मेरी बहन। और इन दोनों रिश्तों को ख्याल में रखते हुए मैं ये कह रहा हूं, इंसान इस दुनिया में आने के बाद अपनी मर्जी से जो भी रिश्ते बनाता है, उनमें आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक तीनों दृष्टि से सबसे पवित्र रिश्ता होता है पति पत्नी का, जो एक बार बनता है और 7 जन्मों तक निभाया जाता है। विनय भैया, मैं मानता हूं ये आसान नहीं होता, बिल्कुल आसान नहीं होता। आती है मुश्किलें, कठिनाइयां, उतार चढ़ाव रिश्ते में जरूर आती हैं, गलतियां भी होती हैं, लेकिन उन गलतियों के बाद रिश्ते को तोड़ा नहीं जाता, बल्कि उन गलतियों से सीखा जाता है, सबक लिया जाता है, और फिर दिल से कोशिश की जाती है कि हम उन गलतियों को दोबारा ना करें। बस फिर एक साफ मन से नई शुरुआत की जाती है। विनय भैया, बस इतना ही करना होता है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है।
देखिए सूर्यकमल जी, माँ और बाबूजी के बाद चाचा जी और चाची जी ही हमारे बुजुर्ग हैं। हमारी जिंदगी में सबसे ऊंचा दर्जा उनका ही है। तो फिर मैं हर छोटी छोटी बात पर उनसे जवाब तलब कैसे कर सकता हूं? वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी पत्नी ऐसा चाहती। नहीं प्रीति, माँ बाबूजी ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। चाचा जी और चाची जी हमारा बुरा कभी चाह ही नहीं सकते। वो हमारे अपने हैं। बुरा करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन राधिका इन सब बातों को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वो खैर छोड़िए ये सब। आप दोनों यहां ये सब बातें करने थोड़ी आए। अच्छा सजनी अब कैसी है? हम उसी के बारे में यहाँ बात करने आए हैं भैया। बहुत अच्छा किया जो तुम दोनों सीधा यहां चले आए। मुझे पूरा भरोसा है चाचा जी तुम दोनों की मदद जरूर करेंगे। मैंने कहा था ना आपसे। अरे नहीं नहीं विनय भैया, मुझे अभी भी अजीब लग रहा है। यूं चाचा जी से पैसे मांगना। अरे नहीं सूर्यकमल जी, आप ऐसा सोचिए भी मत। चाचा जी ने बचपन से लेकर आज तक प्रीति या सुमी में फर्क नहीं किया है। हाँ चाची जी का स्वभाव थोड़ा अलग है, लेकिन ऐसे मामले में देखना चाचा जी वही करेंगे जो उन्हें करना चाहिए। आप दोनों उनके पास जाकर सारी बातें बता दीजिए और बेझिझक उनसे मदद मांगिए। मैं अभी आप दोनों को उनके पास ले चलता हूं। वो अभी घर पर ही है। चलो। अरे चलिए ना। चलो प्रीति, आइए सूर्यकमल जी। राधिका चली गई, मुसीबत चली गई। न जाने अपने आप को क्या समझती थी। अरे अब तो चली गई ना वो, छोड़ो उसकी बात। क्या छोड़ो? वो तो जाते जाते आपके भतीजे को भी अपने साथ चलने के लिए उकसा रही थी। लेकिन गया तो नहीं ना वो। उसी बात का तो रोना है। अगर वो भी उसके साथ चला जाता तो मैं तो गंगा नहा ली थी। लेकिन आपका भतीजा है तो मिट्टी का माधो। उसे हमने कारोबार से निकाल दिया, हर तरह से जलील किया, लेकिन नहीं, वो यहां से टस से मस नहीं हो रहा है। सिर पर बैठा है कमबख्त हमारी। मेरा तो कलेजा जलता है उसे देख देख के। क्या लगता है मुझे उसकी बेचारी सी सूरत देखना अच्छा लगता है? तो कुछ करो ना। मैं तो कहती हूँ उसे धक्के मारकर इस घर से निकाल दो। अरे लेकिन उसके बाद समाज में जो हमारी बदनामी होगी उसका क्या? अरे बाबा, कोई चोरी चकारी का आरोप लगाकर उसे इस घर से निकाल दो बस। तुम भी ना सरोज, पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। उसका अब यहां रहना मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ से टस से मस नहीं हो रहा है। सिर पर बैठा है कमबख्त हमारी। मेरा तो कलेजा जलता है उसे देख देख के। तो तुम्हें क्या लगता है उसकी बेचारी सी सूरत देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है?
अरे बाबा, कोई चोरी चकारी का आरोप लगाकर उसे इस घर से निकाल दो। उसका अब यहाँ रहना मुझसे भी बर्दाश्त नहीं। मैं इसी लायक था प्रीति। राधिका मुझे समझा समझा कर हार गई, लेकिन मुझे तो आदत सी हो गई है ना, मुसीबतों का सामना करने के बजाय उनकी तरफ से मुंह फेर लो और खुद को धोखा देते रहो कि मुसीबत तो है ही नहीं। अगर आज मैंने अपनी आंखों से चाचा जी और चाची जी का ये रूप नहीं देखा होता तो मैं तो जिंदगी भर अपने आप को इसी धोखे में रखता और यही मानता रहता कि राधिका तो ऐसे ही इनकी आलोचना करती रहती है। और अगर सच कहूं तो प्रीति की मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो चाचा जी जो मुझे इतना चाहते थे, इतना मानते थे, कोई अचानक इतना कैसे बदल सकता है? लोग बदल जाते हैं मैंने भैया, कभी अपनी मर्जी से तो कभी हालात की मजबूरी से। लेकिन आपके चाचा जी यूं बदल जाएंगे? वही तो मैं पूछना चाहती हूँ उनसे कि चाची जी तो हमेशा से ही वैसी थी, इसलिए अगर वो कुछ गलत करती है या कहती है तो हैरानी नहीं होती। लेकिन आप इतना कैसे बदल गए? मैंने भैया बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक काम है जो आपको अभी कर लेना चाहिए। राधिका भाभी के पास में चले जाइए भैया। वही आपका संसार है, उनके पास, उनके साथ। मैं जानता हूं सूर्यकमल जी, लेकिन इस घर से जाते वक्त जब उसने मुझसे साथ चलने को कहा तो मैंने उसे एक बार भी नहीं रोका। और अब कौन सा मुंह लेके जाऊंगा मैं उसके पास? अरे भैया आप जाइए तो सही, वो आपको शर्मिंदा देखेंगी ना तो बिना बोले ही वो समझ जाएंगी कि आप समझ गए हैं। आप उनसे माफी मांगना चाहते हैं और वो उसी वक्त आपको माफ कर देंगे, क्योंकि उनकी खुशी आप में। और वो आपको देखेंगी ना तो वो ये भी समझ जाएंगे कि आपकी खुशी भी उन्हीं में। विनय भैया, यही वक्त है बीड़ी को मनाने का और गलतियों को सुधारने का। पहले बहुत वक्त बर्बाद हो चुका है, अब और वक्त बर्बाद मत कीजिए। जाइए भाभी जी के पास में तुरंत चले जाइए, अभी इसी वक्त। हाँ भैया, जहाँ भाभी का घर है वहीं आपका। आप उनके पास चले जाइए भैया, चले जाइए उनके पास। बेटा, दामाद जी की याद आ रही है? नहीं माँ, बस ऐसे ही।
ऐसे ही तो नजरें क्यों चुका दी? मेरे सामने देख, अब बोल। क्या बोलूं माँ, बहुत बोल चुकी। अब तो बस इंतजार है कि शायद बाकी जैसी कान्हा जी की मर्जी। हाँ बेटा, सब कुछ उन्हीं की मर्जी से तो चलता है। बेटा मैं जानती हूं तू भी दामाद जी के बिना यहाँ पर खुश नहीं है। तू यहाँ खुश नहीं है और वो वहां पर खुश नहीं होंगे। मैं उन्हें छोड़कर नहीं आई हूँ माँ, बस थोड़ा सा दूर चले आई हूँ। पर बेटा समाज के ताने सुनना कोई आसान बात नहीं है। और वैसे भी माँ बाप तो यही चाहते हैं ना कि उसकी बेटी ससुराल में खुश रहे। कैसा ससुराल मामा? वो ससुराल तो माँ जी और बाबूजी के जाने के बाद ही खत्म हो गया। अब वहां पर सिर्फ विनय है जो कि गुलाम की तरह चार दीवारी में बंद रहते। वो वहां से निकलना चाहते हैं लेकिन बस छटपटाकर वही रह जाते हैं। नहीं मां नहीं, समझदारी भंवर में डूबने वाले के साथ डूबने में नहीं बल्कि उसे बचाने में है। और मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगी जब तक मैं अपने पति को उस भंवर से बाहर निकाल नहीं देती। मैं देखती हूँ मां। ठीक है बेटा। पता है, जब मैं और सुमी छोटे थे ना तो एक बार हमारे बीच झगड़ा हुआ था। आप और सुमी जी का झगड़ा? हाँ, वो कह रही थी कि मेरे पापा ज्यादा अच्छे हैं और मैं कह रही थी कि मेरे बाबूजी ज्यादा अच्छे हैं। तभी वहां विनय भैया, बाबूजी और चाचा जी आए तो विनय भैया ने कहा कि उसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है प्रीति, सुमी ठीक तो कह रही है। ये सुनकर बाबूजी बहुत खुश हुए और बोले कि देखा मेरा बेटा कितना सच्चा है, मैं सामने खड़ा हूं फिर भी तेरा पक्ष ले रहा है। तो पता है चाचा जी ने क्या कहा? क्या? कहा कि मैंने जो आपसे पाया है वही तो मैं उसे लौटा रहा हूं भैया। सच्चा प्यार आप ही से तो सीखा है मैंने। कभी ऐसा प्यार हुआ करता था बाबूजी और चाचा जी में, और वो सब कहाँ खो गए सूर्य कमल जी?